आप सभी से विनम्र निवेदन हुआ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। शुभ प्रभात दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा वर्तमान माह में ज़्यादा रही है और वह चर्चा लगभग देश की 50% यानी आधी आबादी को प्रभावित करती है और साथ ही साथ पूरे देश और विश्व को भी प्रभावित करने वाले है। क्यों? क्योंकि यह जो मुद्दा है, विषय है, यह वर्तमान समय क्या पिछले गत कई दशकों से चली आ रही है और यह मुद्दा है नारी सशक्तिकरण की। तो नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत एक बिल यानी विधेयक जो है वह हमारे देश के संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि यह क्या है और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हम बिना इसे लाए जो इसका उद्देश्य है उसे नहीं पूरा कर सकते थे? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि यह जो परियोजना है, जो विधेयक है, आखिर क्या है। हम लोग बात करेंगे कि यह जो विधेयक आई है महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत, मतलब समझिए कि एक महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत यह एक कदम है जिससे महिलाओं का विकास होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और वह प्रतिनिधित्व कहाँ मिलेगा? तो लोकतंत्र के मंदिर, संसद यानी जो लोकसभा है उसमें और राज्य की विधानसभा में। तो पहले इस विधेयक का नाम क्या है उसे जानते हैं। तो इस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक, यानी कि नारी शक्ति का हुआ वंदन, अब भारतवर्ष में होगा उनका अभिनंदन। यह जो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जो 2023 में पेश किया गया। यह संशोधन है, यह अब तक का 128वां संशोधन है। अब बात है कि आखिर इसे जरूरत क्या पड़ी। बिना इसके मतलब विधेयक के भी हम लोग उस महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे सकते थे, लेकिन बात ऐसा है कि हमारा जो वर्तमान समय की जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, यह पुरुष सत्तात्मक है, यानी कि यहाँ पर पुरुषों को महत्व दिया जाता है, महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया। महिलाओं से कभी भी किसी भी कार्यक्रम के लिए विचार विमर्श नहीं किया जाता है। उन्हें समझा जाता है कि आपके पास उतनी समझ नहीं है, आप उतनी जानकार नहीं है, तो इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि आरक्षण जो है एक तरह से सुरक्षा की भावना प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जितना प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी तो एक तरह से उनको सुरक्षित हो गया कि उनको उतना सीटें दी जाएगी, उससे एक्स्ट्रा भले लोग दे मिल जाए, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करेंगे कि ये जो विधेयक है, महिला जो नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण विधेयक 2023, यह कहाँ कहाँ लागू होगा और इससे कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। तो पहले तो ये है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। ठीक, इससे जो है नारी शक्ति को लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, इस विधेयक के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा सह दिल्ली विधानसभा में 33% लगभग 1/3 सीट जो है नारी शक्ति के लिए आरक्षित की गई है। अब बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब ये जो विधेयक नारी शक्ति की चर्चा कब हुई और कहाँ से, किस समय से इसकी शुरुआत हुई। चलिए हम लोग, तो ये जो विधेयक है इसकी शुरुआत 1996 में ही हो चुकी थी। उसके लिए एच डी देवेगौड़ा जो थे प्रधानमंत्री थे, उनके शासन क्रम में
इस विधेयक को लाया गया था, लेकिन उनके जो सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियां थी जो कि इस विधेयक का विरोध की और इस विधेयक को फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 1998 में फिर इस विधेयक को लाने की कोशिश की गई, जिसे 13 जुलाई को अटल जी की एनडीए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन उस समय के जो आरजेडी के सांसद थे सुरेंद्र प्रसाद यादव ने वह बिल की कॉपी को फाड़ दिया। अब फिर आगे बढ़ेंगे कि 1998 में ही 14 जुलाई को सरकार ने लोकसभा में दोबारा पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन हंगामे और विरोध की वजह से इस बिल को पेश नहीं किया जा सका। अंततः 11 दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश करने की फिर कोशिश हुई, लेकिन सपा के सांसद दारोगा प्रसाद ने स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और ये विरोध करने लगा। अंततः 1998 में ही 23 दिसंबर को अटल सरकार बिल पेश करने में कामयाब रही। हालांकि जेडीयू ने इसका विरोध किया और पारित नहीं हो सका, और ये जो तमाम पार्टियां ने विरोध किया था उनकी बहुत सारे कारण थी। अब 2000 की बात है, जब अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 2003 में जुलाई में बीजेपी के नेता जो थे मुरली मनोहर जोशी ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें भी असफल रह पाए। अंततः 2008 में मनमोहन सरकार ने 6 मई को राज्यसभा में विधेयक पेश किया। खूब हंगामा हुआ और स्टैंडिंग कमेटी को इसे भेजा गया। तो 2010 में 9 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ वह 2/3 बहुमत से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा से पारित होने में असफल रहा, जिसके कारण यह विधेयक अभी तक कानून के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाया था। तो इस वर्ष और सितंबर माह में जो 17 सितंबर को तो नए संसद की शुरुआत हुई, लेकिन 19 सितंबर के दिन संसद की कार्यवाही प्रारंभ हुई और 20 सितंबर को इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया और वहाँ 454 सांसद जो वो सदस्य थे उनके पक्ष और 2 विरोध में पड़े मत के द्वारा यह विधेयक लोकसभा से पास हो गया। यानी कि लोकसभा की परीक्षा को यह विधेयक पास कर चुका है। अब इसकी बात आती है राज्यसभा में। तो जब यह राज्यसभा में विधेयक जाती है तो 21 सितंबर को राज्यसभा से भी यह पास हो जाती है। तो किसी भी विधेयक को कानून के रूप में परिवर्तित होने के लिए 3 चरण से गुजरने पड़ते हैं। वह 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला तो संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत होगा, जहां या तो वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तत्पश्चात उस सदन से 2/3 बहुमत या साधारण बहुमत, वो विधेयक के प्रकार पर निर्भर करता है, वहां से पास होने के बाद वह द्वितीय सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा, जहां वह पहले पारित हो चुका, उसके अलावा जो सदन बचेंगी उन सदन में जाएगा। फिर वहां से वह पास होगा, उनको मत मिलेगी। जब वहां से वह सफलतापूर्वक पास हो चुकेगा तो उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक को समझने के बाद हस्ताक्षर करते ही वह विधेयक कानून के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह विधेयक लोकसभा से तो 20 सितंबर को पारित हो चुका था, जहां पर इसे 454 मत पड़े पक्ष में और 2 सिर्फ मत पड़े थे विरोध में। पता नहीं वो विरोध करने वाले कौन से लोग थे जिन्हें नारी शक्ति के उत्थान और उनके वंदन अभिनंदन से क्या परेशानियां थी। फिर यह विधेयक 21 सितंबर को राज्यसभा में लाया जाता है। वहां पर यह विधेयक राज्यसभा में सफलतापूर्वक पास हो जाता है। अब तीसरे चरण की बात आती है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की, जिससे कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो 29 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक कानून में परिवर्तित हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि विरोध करने वाले जो ये मत नहीं, जो समर्थन में थे, इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन उनकी कुछ बातें थी। उन लोगों की कुछ बातें ये थी कि कुछ सांसदों का कहना था कि इस बिल को तत्काल लागू किया जाए। कुछ सांसदों का कहना था कि इस बिल में ओबीसी, SC ST और महिला, जो मुस्लिम महिला सांसद हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व देने की बात की है। तो इसके जवाब में
सरकार के जो भी प्रतिनिधित्व करता थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि किसी भी कानून विधेयक को तुरंत हम लागू नहीं कर सकते, इसके लिए परिसीमन करना होगा, जनगणना होगी। यानी कि लगभग ये जो कानून है यह 2024 में तो लागू होने की संभावना नहीं, इसे 2029 में हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2024 के बाद शायद परिसीमन हो, जनगणना हो, उसके बाद देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति कहाँ बेहतर है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किए जाते हैं। अब बात होती है कि जब ये कानून बन चुका है तो इससे महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है। कितनी सीट है? 543। 1/3 सीट दिए जा रहे हैं। जब 1/3 सीट की बात हो रही है तो अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, 4, 3 8 24 कट गया, बचा 3, 3 एकम 3, यानी कि 181 सीटें दी जाएंगी। 543 सीटें हैं। इस विधेयक के कानून बनने के बाद जब इसे लागू कर दिया जाएगा तो यह 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। यानी कि 181 सीटों पर महिला ही चुनी जाएंगी, पुरुष नहीं। अब हम लोग बात करेंगे, अब बात आती है कि यह जो विधेयक है क्या यह राज्य विधान परिषद और राज्यसभा में भी लागू होगा या वहाँ पर भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो यह जो विधेयक है यह सिर्फ जनप्रतिनिधि यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चयनित उम्मीदवारों की सभा सदन के लिए ही है, जबकि लोकसभा और विधानसभा में ही जो सदस्य हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद में ऐसा नहीं। वह जनता के प्रतिनिधि के द्वारा ही प्रतिनिधि चयनित करके उनको राज्य विधान परिषद और राज्यसभा में भेजा जाता है। तो इसलिए यह विधेयक उन सदनों में नहीं लागू होगा। अब बात करेंगे कि ये जो महिला सांसदों की संख्या है कि इससे पहले कितनी थी और कितना उनकी बढ़ोतरी हुई। तो अगर बात करें तो वर्तमान में 2019 के चुनाव में 78 महिला सांसद थी, जो कि कुल सांसदों के 14.4% थी। अब बात आती है कि क्या यह जो महिला आरक्षण बिल है यह हमेशा के लिए है? तो नहीं, यह महिला आरक्षण बिल जो होगा वो 15 वर्षों के लिए होगा। उसके बाद जो सरकार उस समय शासन में होगी तो वो इस बिल को पुनः लाएगी कि वह आगे इसकी सीमा बढ़ाना चाहती है या नहीं। अगर वो बिल लाती है और उसमें सफलतापूर्वक पास कर जाती है तो यह बिल या जो विधेयक है आरक्षण है वो आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार SC ST और OBC को आरक्षण दिए जाते हैं, उनको लगातार बढ़ाए जाते हैं, तो इसी प्रकार से यह निर्भर करता है कि उस समय तक महिलाओं की स्थिति कैसी रहेंगी। इस विधेयक के लागू होने के बाद महिलाओं की जो स्थिति है लोकतंत्र के मंदिर में बेहतर होगी। बेहतर क्या मतलब, उनकी तो जनसंख्या लगभग 50% है, लेकिन हाँ 33% मिलेगी। साथ ही अगर जो पार्टियां हैं वो अन्य सांसदों को अन्य सीटों पर भी उतारती है और वो जीतते हैं तो और प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, जिससे कि हम नारी शक्ति को प्रदर्शित कर पाएंगे, उनके विचारों को, उनकी समस्याओं को उस लोकतंत्र के मंदिर के माध्यम से पूरे देश को बता सकेंगे और पूरा देश उस समस्याओं को हल कर पाएगा। तो
और ये जो नारी शक्ति संबंधित जो आरक्षण है, यह अन्य देशों में भी लागू है, वहाँ पर भी महिलाओं को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग नए विषय, नए मुद्दे के बारे में बात करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन हुआ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।